हेलो बच्चों, तो बात करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसके अंदर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का बात होगा। इससे पहले मोल कॉन्सेप्ट बात किए हैं। इसका मोल कॉन्सेप्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ये अपने आप में जो है 4-5 लॉ का बात करेंगे जो कि कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंस है और वैसे जानना चाहिए इस लॉ को। हम लोग जगह जगह इस लॉ के बारे में यानी जब न्यूमेरिकल बात करेंगे तो इस लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और हाँ, एक बात, जो भी बच्चे घर चले गए हैं, हम क्लास ले रहे हैं और उसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बात किए हैं, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नाम ही है कॉम्बिनेशन, यानी जो कुछ भी बात होगा ये नेचर में जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में किस तरह का है, इस बात को एनालिसिस किया गया है। मतलब जितनी भी नेचर में कंपाउंड बन चुका है उसका एनालिसिस है। तो सबसे पहला लॉ है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ को देने वाले थे, इट वाज गिवन बाय लेब्वाइजर। ये लॉ देने वाले कौन थे? लेब्वाइजर नाम के साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, in a reaction, एक रिएक्शन में मास neither created nor destroyed. But it can be changed. One form to other form। यानी इस लॉ के अनुसार मास एक रिएक्शन के दौरान मास न ही क्रिएट होता है और न ही डिस्ट्रॉय होता है। मतलब क्या? यदि आप 1 kg पानी लिए और 1 kg पानी में आधा kg चीनी घुलाए तो उसका जो सॉल्यूशन यानी शरबत जो बनेगा वे निश्चित रूप से 1.5 kg बनेगा। कई बच्चे ये सोचते हैं जो नहीं सर जी 1 ही kg बनेगा, तो आप आराम से उसको वेट कर सकते हैं, उसके मास में किसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं होता है। यदि चेंज हो जाए मतलब 1 ही kg रहे तो ये जो लेब्वाइजर साहब के द्वारा जो लॉ दिया गया है ये लॉ गलत हो जाएगा बच्चों। इसीलिए ऐसा नहीं होता है, यानी मास कंजर्व है। तो
हम कहेंगे इन कंप्लीट रिएक्शन। यदि कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो एक कंप्लीट रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कब? जब एक कंप्लीट रिएक्शन होगा तब। इफ reactant not completely converted into product, यदि completely जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो, उस समय देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस, मास ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस। तो इस तरह से हम लोग बच्चों आराम से जो है ये एक रिएक्शन के दौरान जितने मास रिएक्टेंट का होगा उतने ही मास प्रोडक्ट का होगा। तो ये एक फार्मूला हो गया, यहाँ पे ये जो है एक फार्मूला हो गया और दूसरा फार्मूला हम लोगों को ये रहा। ठीक है, तो चलिए इससे अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं। आप लोग इसको नोट करें। क्वेश्चन, when 10 gram of CaCO3 is heated, then 4 gram of CO2 is obtained. Find the mass of CaO. Find the mass of CaO, calcium oxide, CaO in क्विंटल में। देखिए थोड़ा सा इसमें लगा दिया गया। कहा जा रहा है व्हेन 10 ग्राम CaCO3 इज हीटेड। तो आपको पता होना चाहिए जो CaCO3 को यदि हीट किया जाए तो CaO प्लस CO2 बनेगा। ये कितने ग्राम है? 10 ग्राम। क्या कहा जा रहा है? 4 ग्राम क्या मिल रहा है? CO2। तो इसके बारे में कहा जा रहा है, बताइए किस में? क्विंटल में। समझ रहे हैं? तो इसका जो है x कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन के बारे में समझ गए। जो जितने मास रिएक्टेंट होगा उतने ही मास क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। यानी यदि हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो मास न क्रिएट होगा और न ही डिस्ट्रॉय होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम कह देंगे जो मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मास ऑफ CaO प्लस मास ऑफ CO2। ठीक, तो मास ऑफ CaCO3 कितना? 10 और CaO का मास कितना? x और CO2 का मास कितना? 4। तो x बराबर 10 माइनस 4 यानी कितना ग्राम? 6 ग्राम। लेकिन अब आपसे पूछ दिया गया जो इसको किस में आप बदलिए? क्विंटल में बदलिए, है ना। तो यदि हम 1 क्विंटल कहें तो 100 kg
यानी 100 केजी को क्या कहते हैं, 1 क्विंटल कहते हैं। फिर 1 केजी यदि कहा जाए तो कितना ग्राम, 1000 ग्राम। ये बात आपको बच्चों इस तरह से याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब इसको जो है हम लोग क्या करें, बदलें। तो जब बदलेंगे तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, यहाँ पे इस ग्राम को बदल दीजिए केजी में। तो आप देख रहे हैं जो 1 केजी है, अब 1 केजी, अब यहाँ पे हम जानते हैं 100 केजी यदि कहा जाए तब वे 1 क्विंटल के बराबर होगा। तो सबसे पहले इस 6 ग्राम को केजी में बदलें। तो बस छोटे से में यहाँ बना दें। हम जानते हैं 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो देयरफॉर 6 बराबर 1/1000 इंटू 6, यानी 6 इंटू 10 के पावर -3 केजी, इतना केजी। अब हम कहेंगे जो सेंस जब इतना केजी कहें, 100 केजी कहेंगे तो ये अपने आप में 1 क्विंटल होगा। तो देयरफॉर 6 इंटू 10 के पावर -3 केजी, तो 1/100 6 इंटू 10 के पावर -3, यानी 6 इंटू 10 के पावर -5 क्विंटल हो जाएगा। आ गया समझ में, यानी इतना क्विंटल हो जाएगा। तो ये सवाल मैंने नहीं रखता है, मतलब है जो जब भी हम लोग बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, कॉन्सेप्ट ये समझना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इट वाज गिवन बाय प्रोस्ट। ये लॉ किसने दिए थे, प्रोस्ट। इस लॉ के अनुसार दुनिया का कोई भी कंपाउंड यदि जिस रूप में है, जिस फॉर्म में है, वैसा ही रहेगा। वे सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसमें कंपोजिशन, उसमें वेट का रेशियो। तो पहले देख लीजिए, इसको डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ composition of element in a compound remain constant by weight of each element the composition of element do not depend on source of
origin, source of origin, that is method of preparation, method of preparation। यानी क्या कहा जा रहा है, जो ये लॉ किसने दिए थे, प्रोस्ट ने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट। एक कंपाउंड में एलिमेंट का जो कंपोजिशन है वे रिमेन कांस्टेंट रहता है बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का। द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट डू नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन। मान लिया जाए H2O हम कहते हैं, वाटर कहते हैं, वाटर जो है ये H2O, ये वाटर हम किसी भी तरह से बनावें, सोर्स ऐसा हो सकता है जो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनावें, तब पर भी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 और ये 16, यानी हाइड्रोजन का वेट 2, ऑक्सीजन का 16, ये कैंसिल, यानी 1:8। समझ रहे हैं। यदि हम क्या करें, ये रिवर वाटर, नदी के पानी का कहें जो फार्मूला क्या होगा, तो H2O ही होगा और उसमें भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज वही रहेगा। यदि आपसे हम कहें टैप वाटर, मतलब नल का पानी का कंपोजिशन, तब पर भी आप वही बोलिएगा। यदि हम कहें गंगा जल, गंगा जल, तब पे भी आप वही कहिएगा। यानी किसी भी तरह से रेन ड्रॉप, वर्षा का पानी, तो जैसे ही पानी कहा जाए तो हाइड्रोजन 2 पार्ट बाय वेट और ऑक्सीजन 16। यदि सिंपल रेशियो बात करेंगे तो 1:8। बात समझे। जो हम लोग कोई भी कंपाउंड जो दुनिया में फिक्स है, वे उसको हम किसी भी तरह से बनाएंगे, तो ये नहीं समझना है जो उसके कंपोजिशन में, एलिमेंट के कंपोजिशन में चेंजिंग होगा, यानी वही रहेगा। यही बात किसने लोगों को समझाए, प्रोस्ट नाम के साइंटिस्ट। और इस लॉ को क्या कहा गया है, डिफिनिट मतलब फिक्स, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, कांस्टेंट मतलब फिक्स, कंपोजिशन। ठीक। चलिए नेक्स्ट, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल proportion। Law of multiple proportion, it was given by जॉन डाल्टन। ये लॉ किसने दिए, जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट। अब इस लॉ में पहले स्टेटमेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ 2 different element combine to form 2 or more compound, 2 or more compound in which one element have fixed mass by weight and other have variable mass by weight, then
then variable weight element are exist in simple ratio। अभी सिर्फ नोट तैयार करते जाइए, समझिए। अब इस लॉ को किसने दिए? डाल्टन, वही डाल्टन जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, यदि दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन करता है और दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है, इन विच वन एलिमेंट हैव फिक्स्ड मास बाय वेट and other have variable mass by weight, then variable weight element are exist in simple ratio नहीं, रेशियो। चलिए एग्जाम्पल देखिए। N2O, N2O3, N2O4, N2O5। देखिए नाइट्रोजन सभी में नंबर सेम है तो वेट भी सेम होगा। वेट ऑफ नाइट्रोजन 28, यानी सभी में कितना? 28 है। और वेट ऑफ ऑक्सीजन 16, 48, 64, 80। समझ रहे हैं? अब इसका सिंपल रेशियो निकालिए तो देखिए ये कितने टाइम्स में? 1:3:4:5, यानी ये जो रेशियो है ये क्या आया? सिंपल रेशियो। तो क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? सबसे पहले जो वहाँ कम से कम कितना कंपाउंड बनना चाहिए? 2 कंपाउंड। और दूसरी बात, यदि कंपाउंड बना रहे हैं तो एक एलिमेंट का वेट फिक्स रहना चाहिए और दूसरे का वेरिएबल। तो वेरिएबल वेट वाला जो है वे हमेशा किस रूप में एग्जिस्ट करेगा? एक सिंपल रेशियो के रूप में एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चौथा नंबर, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इट वाज गिवन बाय गे-लुसाक। ये किसने दिए बच्चों? गे-लुसाक ने दिए। तो इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू this law gaseous molecule combine, then gaseous product obtain, their ratio are always in whole number if combined by volume ऑफ ईच मॉलिक्यूल। समझिए बात को, क्या कहा जा रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैसियस मॉलिक्यूल कंबाइन, जब गैसियस मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा, देखिए अब मान लिया जाए N2 लीजिए गैस, दूसरा H2 लीजिए गैस, दोनों कंबाइन किया तो बनाया क्या? NH3। समझ रहे हैं? तो अब जो यहाँ पे ये जो है 3H2 तो कहा जा रहा है
According to this law, gaseous molecule combine, then gaseous product obtain. Their ratio are always in whole number. If combined by volume each molecule, ये अपने आप में कितना मोल, 1 मोल, ये कितना मोल, 3 मोल, ये कितना मोल, 2 मोल। ठीक, यदि हम वॉल्यूम का बात करें तो जितना वॉल्यूम मोल होता है उतना ही वॉल्यूम। तो ये 1 वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम और ये कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से यानी हमेशा जब भी गैसियस रिएक्शन होगा तो ये जो कंबाइन करेगा वे एक हमेशा कैसा रूप में रहेगा, होल नंबर में रहेगा। समझ रहे हैं? ठीक, चलिए अगला लॉ बात करें, 5वां लॉ, एवोगाद्रोज लॉ। एवोगाद्रोज लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all different gas, all different gas contain equal number of mole, equal number of molecule। क्या कहा जा रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल डिफरेंट गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मान लिया जाए यदि हम H2 लेते हैं और Cl2 लेते हैं, ये बनता है 2HCl। तो यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल डिफरेंट गैस, यानी मान लीजिए जो ये कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम है और ये कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, यानी मोल को देख करके बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल यदि कहा जाए तो ये कहलाएगा 1 मॉलिक्यूल, ये कितना कहलाएगा 1 मॉलिक्यूल और ये कितना कहलाएगा 2 मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं बात को? यदि वॉल्यूम क्या हो, सेम हो, तो मॉलिक्यूल भी क्या होगा, सेम होगा। यही कौन सा लॉ है? एवोगाद्रोज लॉ। ये सब स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये लॉ दिए थे गिवन बाय रिच्टर। किसने दिए? रिच्टर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार व्हेन 2 एलिमेंट, मान लीजिए A एंड B, combine with third element C, then A and B also combine in same ratio as they combine with C, as they combine with C। नहीं समझे? देखिए यहाँ पे C
HO, 3 एलिमेंट है। यदि यहाँ से इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए, अब ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है तो समझिए CH4, ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है तो समझिए CO2, और ये यदि कंबाइन कर रहा है तो H2O। अब इसका मतलब क्या हुआ, C के साथ, मतलब A जो है इसको मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए, देखिए इसको A मानिए, इसको B मानिए, और ये C है ही, और C मानिए। तो देखिए A और B C के साथ कंबाइन किया, CH4 बना और CO2 बना। यहाँ हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यदि सिंपल रेशियो लेंगे तो H2O बनाना। तो उसी वही कहा जा रहा है जो A और B C के साथ जिस रेशियो में कंबाइन करता है उसी रेशियो में B और A भी मिल करके यदि कंपाउंड बना रहा है तो कहेंगे ये तीनों का तीनों एलिमेंट कौन सा, रेसिप्रोकल लॉ को ओबे कर रहा है, रिश्टर के अनुसार ये ओबे कर रहा है। समझ गए? फिर से A और B कंबाइन करे यदि C से, कोई तीसरा एलिमेंट C से, इन्हें जो कार्बन ही होना चाहिए, तो जिस रेशियो में C के साथ कंबाइन किया है उसी रेशियो में, नंबर में नहीं कर रहे हैं, उसी रेशियो में, जैसे देखिए यहाँ रेशियो 2:1, 2:2, उसी रेशियो में वे भी कंबाइन कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फिनिश्ड कर दिए। अगेन हम लोग नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगा अगले रोज, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।